चैप्टर है इरिगेशन और फर्टिगेशन का। तो सबसे पहले इरिगेशन और फर्टिगेशन को समझते हैं। इरिगेशन क्या है, फर्टिगेशन क्या है। पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। कुछ पानी तो उन्हें बारिश से मिलता रहता है और कुछ पानी हम आर्टिफिशियल रूप से देते हैं उनको। आर्टिफिशियल रूप का मतलब ये होता है कि अपना मोटर चलाया, मोटर से पानी देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल रूप कहलाता है। तो जब हम इन्हें पौधों को या फसलों को पानी आर्टिफिशियल रूप से देते हैं तब यह क्रिया जो है इरिगेशन कहलाती है। और जब हम पौधों को या फसलों को कम मात्रा में लगातार एक निश्चित इंटरवल के बाद, यानी कि एक निश्चित समय के बाद कम प्रेशर के साथ में सीधा जड़ों में पानी देते हैं तो ये माइक्रो इरिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन क्या है? फर्टिगेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इरिगेशन, एक फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर देंगे तब यह क्रिया फर्टिगेशन कहलाएगी। अब इसके सिस्टम को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा मेन मोटर है जिससे मेरा मेन पानी जा रहा है। ये मेरी लाइन सीधी खेत में चली जाती है। यहाँ पे मेरा ये उर्वरक जो फर्टिलाइजर है ये घोला हुआ है मैंने। यहाँ पे मेरा बहुत छोटा मोटर लगा हुआ है और यहाँ से पाइप निकल के मैंने इसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ है। तो ये मेरी मेन लाइन थी पानी की और ये मैंने फर्टिलाइजर को इसके साथ इंजेक्ट कर दिया। यहाँ मेरा फर्टिलाइजर घुला हुआ है। अब मैं देखता हूँ एक ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक चित्र है, तो इसको देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये लेटरल लाइन कहलाती है। इसमें जो पाइप पड़े हुए ड्रिप इरिगेशन का एक सिस्टम फैलाया हुआ है खेत के अंदर और हर एक पौधे की जड़ पे एक ड्रिपर लगा हुआ है, उसमें से बूंद बूंद करके पानी निकलता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन कह लो इसको, या माइक्रो सिस्टम कह लो, माइक्रो इरिगेशन कह लो, बात एक ही है। अब इसको समझते हैं कि एक ग्रीन हाउस में हम जो भी खेती करते हैं उसके लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है, नंबर एक बात। और जो भी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है वो फर्टिगेशन सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। इसके अंदर क्या चीज होती है कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो ताकि उसका पानी का ठीक प्रकार से प्रयोग, माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है, पानी तो कम देते हैं लेकिन कम पानी का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सक्सेसफुल फूल उत्पादन के लिए ड्रिप फर्टिगेशन में अच्छी क्वालिटी के पानी की आवश्यकता होती है। यह पानी किसी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सॉलिड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त होना चाहिए ताकि मेरा जो माइक्रो सिस्टम है वो चौक ना हो जाए। आपने देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, काई वाई लग जाती है। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल और सॉलिड्स हैं ये आपने देखा होगा कि पानी में सफ़ेद सफ़ेद रंग के वो एक जम जाते हैं। अगर आपके पानी भी कहीं पे देखोगे तो सफ़ेद रंग की एक पपड़ी आ जाती है, तो वो क्या करती है, वो चौक करती है। इसलिए पानी की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए उसमें। एक नियंत्रित एटमॉस्फेयर में पानी की गुणवत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो फूलों के साइज, उनके रंग और उनके उत्पादन को प्रभावित करती है। आमतौर पर पानी की पीएच 6.5 से 7 के बीच होनी चाहिए और ईसी जो है उसकी 0.7 से कम होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसमें फर्टिलाइजर देते हैं तो कई बार इसकी पीएच और ईसी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, सावधानी के साथ में हम जो उर्वरक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना, कौन सा नहीं करना। मान लिया मेरा एक नाइट्रोजन प्रोवाइड करानी है, तो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने के लिए मार्केट में 2 या 3 ऑप्शन मेरे पास में होते हैं। तो मुझे उसी के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि मेरी मिट्टी किस तरह की है, तो उसी के फर्टिलाइजर के थ्रू मैं उसको नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराऊंगा। एक क्वालिटी वाटर को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि जैसे मान लिया अगर मैं ये कहूँ कि एक अच्छा पानी है तो आप इसके बारे में बताएं, तो अच्छे पानी के बारे में क्या चीज़ बताएंगे, कैसे, मतलब बिना नापे बिना
उसके, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक पानी जो पीने के योग्य भी हो, आपका फैक्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता हो उसका, और जो है उसका सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो पानी बढ़िया होता है। अब इसमें वाटर की आवश्यकता, किसी भी फसल की वाटर की आवश्यकता उस बात पे निर्भर करती है कि उसका पौधों का प्लांटिंग स्पेस कितना है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितनी है, दूसरा उसके प्लांट्स का कवरिंग स्पेस कितना है, उसके पौधों में कितना फैलाव है, तीसरा एवोपरेशन और ट्रांसपाइरेशन में वो कितना पानी वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इस बात को समझ लेते हैं, एवोपरेशन और ट्रांसपाइरेशन। एवोपरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लिया हमने पानी दिया, जब हम फसल को पानी देते हैं तो ज़मीन के ऊपर देंगे, तो क्या होता है कि ज़मीन पे जैसे हम पानी दे रहे हैं तो बहुत सारा पानी है गैस के रूप में उड़ जाता है, तो ये हुआ एवोपरेशन, ठीक है। और ट्रांसपाइरेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा पानी उसके जो पौधे ने अपने अंदर लिया, लेकिन उसने क्या काम किया, अपनी पत्तियों के द्वारा उसको, उसके लिए फालतू था तो उसने वो बाहर छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो ये ट्रांसपाइरेशन कहलाता है। तो इसके द्वारा कितना पानी वेस्ट होता है। फिर चौथा है टाइप ऑफ सोयल, मिट्टी का प्रकार कैसा है, अगर रेतीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, पक्की मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी है। मान लिया रेतीली मिट्टी होगी तो पानी ज़्यादा लगेगा ऑटोमेटिकली। 5वें नंबर पे कह रहा है एज ऑफ प्लांट और देयर फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, उसकी उम्र कितनी है और कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा। 6ठे नंबर पे कह रहा है प्लांट ग्रोथ और हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है उसकी, तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा। 7वें में कह रहा है कि सीजन, हम इरिगेशन किस मौसम में कर रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। अब इसी को समझते हैं और पीएच वैल्यू को समझते हैं। इसी का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें टीडीएस, जो कि टीडीएस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे अगर आपने अपने आरओ को घर में देखा होगा तो वो कहते हैं, या पानी पी रहे हो तो आप कहते हो यार इसका टीडीएस तो 300 से ऊपर चला गया। तो टीडीएस में कुछ ऐसे टोटल सॉलिड डिसॉल्व होते हैं जो मतलब जो जिनके कारण जो इसकी ईसी तय होती है कि ईसी इसकी कितनी है कितनी नहीं है। ये पीपीएम में होती है, पार्ट पर मिलियन में इसको नापते हैं। पीएच की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू 0 से 14 के बीच में होती है, लेकिन एक नेचुरल पानी की वैल्यू जो एक अच्छा पानी माना जाता है 6.5 से 7 के बीच होती है। इस बात पे डिपेंड होती है कि पानी में कितने फ्री हाइड्रोजन आयन हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, चूँकि फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो एक बार ये यहाँ पे ये देख लेते हैं। पौधों के लिए 2 प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। एक मुख्य पोषक तत्व जिनमें की पौधों को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। दूसरे माइक्रो पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, क्लोरीन है आदि। नाइट्रोजन को देने के लिए उसके कुछ मुख्य उर्वरक हैं। ठीक इसी तरह फास्फोरस और पोटास को देने के लिए भी कुछ मुख्य उर्वरक होते हैं। जैसे मान लिया फास्फोरस को देने के लिए सबसे उपयुक्त तो जो उर्वरक है वो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसके द्वारा मतलब सबसे बढ़िया जो है फास्फोरस देने के लिए यह उर्वरक है। नाइट्रोजन को देने के लिए सबसे बढ़िया जो उर्वरक है वो अमोनियम नाइट्रेट है। पोटास को देने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। पोटास को देने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, इन सब का इरिगेशन सिस्टम में दिया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग पोटास की पूर्ति देने के लिए करते हैं क्योंकि यह बहुत ही घुलनशील और सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, फिर बाकी इसके जो चैप्टर के पार्ट 2 या पार्ट 3 में बात करेंगे आगे। तो इतनी बातें आपको बता दी।